बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो इसके पहले जो मैराथन क्लास किया था उसमें हमने आधा सिलेबस जो था वो कॉमर्शियल स्टडीज का कंप्लीट कर लिया था। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बाकी बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दे सको। जिन बच्चों ने अभी तक पहले के क्लास नहीं देखे थे, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे एक बार चेकआउट कर लेना ताकि इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो किया था उसमें हम लोगों ने कॉस्ट यानी कि कॉस्ट जो टॉपिक था वहां तक आप लोगों को समझा दिया था कि कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, किस टाइप के कॉस्ट होते हैं। तीन तरह के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। कॉस्ट का नेचर बता दिया था और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट टॉपिक तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बजटिंग। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या दिया गया है, वो है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है पहले उसका मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि बजटिंग में कितने टाइप्स होते हैं और किस लिए बजटिंग किया जाता है। आइए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। बजटिंग के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है अ बजट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ operations for some specific future period. It is an estimate of needs and expected results prepared in advance of the period to which it relate. A budget is formal expression of planning and policies laid down by the management for the concern as a whole and for each of its subdivisions. देखिए बजट एक एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट मतलब अंदाजा। एक्चुअली जब हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि इस काम को करने के लिए हम लोग को किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, उन जरूरतमंद चीजों का क्या कीमत होगा, उसका हिसाब किताब हम लोग एक अंदाजे में लगाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है जो अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं वो सही ही हो। हम लोग बजट बस इसलिए बनाते हैं ताकि एक अंदाजा, एक रफ हम लोग को जानकारी मिल जाए कि किस हद तक हम लोग का जो खर्च यानी कि पैसा जो हम लोग को चाहिए होगा, जो जरूरत उसमें लगेगा, वो हम लोग को पहले से ही समझ में आ जाए। तो बजटिंग मतलब जो करना होता है, बजटिंग मीन्स एस्टिमेशन। यहाँ पे एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना ऑफ नीड्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब पहले से ही जान लेना कि आगे जाके फ्यूचर में जो हम लोग का फर्म का जो ऑपरेशन फर्म करेगा उसमें आपको किन किन चीजों का जरूरत पड़ने वाला है, उन चीजों के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, उन सब चीजों को हम लोग पहले से ही एक अंदाजे में समझ के रखते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बजटिंग। अच्छा, आगे यहाँ पे फिर आ जाते हैं कंपैरिजन बिटवीन बजटिंग एंड forecasting. Forecasting is merely an estimate of which is likely to happen. It is a statement of probable events. On the other hand, a budget is a statement of planned event. देखिए फोरकास्टिंग मतलब होता है एक अंदाजा ऐसा लगाना जो आगे जाके कोई ऐसा इवेंट, ऐसा कोई घटना जो आगे जाके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका अंदाजा लगाने को हम लोग बोलते हैं फोरकास्टिंग। और बजट क्या होता है, बजटिंग होता है एक्चुअली एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा मतलब संभावना जो आगे जाके मतलब ऐसा जो इन फ्यूचर होगा और उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं, जहां पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहता, हम लोग को लगभग पूरी तरह से उस घटना के बारे में कंफर्म रहते हैं। और फोरकास्टिंग मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। A forecast is a judgment that can be made by anybody while a budget is a plan that requires authority of management. फोरकास्टिंग जो होता है वो कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जबकि बजट के लिए अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के हिस्सा होते हैं, जो मैनेजरियल हेड होते हैं, उन लोगों के हाथ में पावर रहता है, उन लोगों के हाथ में बजटिंग करने का राइट्स होता है। वो लोग बजट बनाते हैं कि फर्म के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जिन चीजों को पहले से एस्टिमेट लेके चलना होगा। आगे, forecast may cover a period of several years while a budget is prepared for a year or lesser period. देखिए फोरकास्टिंग में भी एक से ज्यादा सालों के लिए होते हैं, चाहे सेवरल ईयर्स मतलब 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए आप पहले से ही फोरकास्ट करके रख सकते हो, एक अंदाजा पहले से ही लगा सकते हो। अब
आपको ये तो नहीं पता रहेगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद ये चीजें होंगे या नहीं होंगे, तो पूरी तरह से सटीक या एक्यूरेट तो हो नहीं सकते, इसीलिए फॉरकास्टिंग किया जाता है। और वाइल अदर हैंड जो बजटिंग होता है 1 साल या 1 साल से भी कम समय के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बजट बनाया जाता है, बहुत लंबे समय के लिए बजट नहीं बनाया जाता है, वो हर साल दर साल बजट बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ बजट, अब बजट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, पहले अब यहाँ पे कुछ टाइप्स लिख दे रहा हूं जो आप लोगों को लर्न करना होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहला है सेल्स बजट, सेकंड है प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, परचेस बजट, सेलिंग बजट और कैश बजट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बजट होते हैं जो आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो आइए इन सब टॉपिक्स को समझाते हैं और अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या होता है? The sales budget generally forms the fundamental basis on which all other budgets are built up. It lays down the revenue goals of the enterprise. Sales budget is essentially a forecast of sales to be achieved during a specified period in future. The sales manager is directly responsible for the preparation and execution of this budget. Sales budget shows the breakup of total sales product wise, territory wise and month wise. देखिए सेल्स मतलब आप लोग को पता है, सेल्स मतलब बिक्री करना, चीजों को बेचना। अब बेचने के लिए कंपनी एक बजट बनाता है। क्या बजट बनाता है कंपनी? कोई भी बिजनेस फर्म ये बजट बनाता है कि कितना सेल हम लोग को अचीव करना है थ्रू आउट द ईयर। हर कंपनी जो होता है वो अपना एक टारगेट सेट करता है, एक एम सेट करता है कि इस साल के अंत में, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंत में हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। सपोज एक कंपनी है एक्स कंपनी, वो कंपनी एक टारगेट सेट करता है कि मुझे इस साल के अंत तक 20 लाख का प्रोडक्ट सेल करना है, मतलब 20 लाख का सामान इस साल के अंत तक मुझे बेच देना है। ये एक वो बजट बना रहा है, एक एस्टिमेशन लेके चल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो 20 लाख का ही सामान बेचेगा, साल के अंत में ऐसा भी हो सकता है कि वो 25 लाख का भी सामान बेच दे, 30 लाख का भी बेच दे, या अगर धंधा डाउन हो गया, काम खराब हो गया, तो 15 लाख या 10 लाख का भी बिक्री हो सकता है। ये बस एक अंदाजा वो लगा के रखता है कि मुझे इस टारगेट तक, इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, और उसे सेट करके उसी हिसाब से बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को वो आगे निभाता है। तो ये होते हैं सेल्स बजट, कि सेल में, बिक्री करने में जो हम लोग टारगेट लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं, अंदाजा, उसी को बोलते हैं सेल्स बजट। अगला टॉपिक है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या दिया है? प्रोडक्शन बजट कंटेन्स एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाइज एंड वीक और मंथ वाइज एंड अ फोरकास्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जनरली प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड अपॉन द सेल्स बजट। देखिए प्रोडक्शन बजट जो होता है ये डिपेंड करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब पता होगा, प्रोडक्शन मतलब होता है जो कंपनी प्रोडक्ट्स को बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी वस्तु को जब हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन मतलब कोई भी सामान हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी एक बजट बनाते हैं
कि हम लोग को कितना वॉल्यूम, कितना क्वांटिटी में, कितना मात्रा में उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को बनाना है, उसके लिए हम लोग एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं ताकि हम लोग अपना सेल्स टारगेट को अचीव कर सके। अगर एक कंपनी सोचता है कि मुझे, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो सोचता है कि मुझे इस साल 1 लाख कार बेचना है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो 1 लाख अगर वो सेल्स के लिए वो अपना टारगेट बना रहा है, तो वो अपना प्रोडक्शन बजट भी उसी हिसाब से रखेगा कि 1 लाख मुझे प्रोड्यूस भी करना है। अगर कंपनी 1 लाख बेचना चाहता है कार, तो उसे 1 लाख कार बनाना भी पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन बजट जो होता है वो रिलेटेड होता है सेल्स बजट पे। जो आपका सेलिंग टारगेट होगा उसी के मुताबिक आपका प्रोडक्शन बजट भी होगा, तो इसलिए ये दोनों रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन बजट जो होता है वो सेल्स बजट पे निर्भर होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है मटेरियल्स बजट। आफ्टर डिसाइडिंग द वॉल्यूम एंड सेल्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, it is necessary to estimate the cost of producing the budgeted output. Cost of production includes material, labor and overhead. A separate budget for each of these items is prepared. देखिए, आपने अगर बजटिंग में सबसे पहले ये बजट बना लिया, आपने ये एस्टिमेट लगा लिया अंदाजा कि मुझे जो सामान बनाना है वो कितना सामान बनाना है, कितना बेचना है, कितना पैसा अर्न करना है, ये सारी चीज़ आपने बना लिया। उसके बाद आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा जो प्रोडक्शन आपको करना है उसके लिए क्या क्या मटेरियल आपको अनिवार्य, मतलब लागत में आएंगे, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेंगे, और उन मटेरियल्स का क्या प्राइस होगा, क्या कीमत, क्या कॉस्ट लगेगा, तभी जाके हम लोग पता कर पाएंगे। जब हम लोग को पहले से पता रहेगा कि मटेरियल क्या क्या लगने वाला है। एक कंपनी फिनिश प्रोडक्ट बनाता है तो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, यानी कि अनफिनिश्ड जो गुड्स होते हैं उनको ही फिनिश्ड गुड बनाता है। जैसे एक कंपनी है जो आटा बनाता है, तो आटा किस चीज से बनाता है, वो गेहूं से बनाता है, तो उसे गेहूं किसानों से खरीद के लाना पड़ता है और उसके बाद उससे आटा बनाता है। तो अगर कंपनी ने सोचा मुझे 100 क्विंटल आटा बनाना है तो मुझे 100 क्विंटल गेहूं भी खरीद के लाना पड़ेगा, तो वो एस्टिमेट कर पाएगा कि मुझे मटेरियल कितना लगने वाला है। यही होता है मटेरियल बजट। उसके बाद आएगा परचेज बजट। जब आपको मटेरियल पता चल गया कि क्या मटेरियल आपको चाहिए, द परचेज बजट contains detail about the quantity and quality of various things which the firm needs to purchase during the coming year. क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कितना मात्रा और कौन सी क्वालिटी का, मतलब किस तरह का सामान रहेगा, अच्छा या बुरा, उन चीज़ों के बारे में एस्टिमेशन लगा लिया जाता है कि मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए मुझे किस क्वालिटी का और कितना क्वांटिटी का मटेरियल परचेज करना है साल भर में, ताकि मैं अपने बाकी गोल्स को अचीव कर सकूं। ये होता है परचेज बजट। फिर आगे दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। सेलिंग एंड यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे सेलिंग के साथ होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जब आप सामान को बेचते हैं तो उसके साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। मतलब आइए अच्छे से समझते हैं। दिस बजट कंटेन्स ऑल द एक्सपेंस रिलेटिंग टू सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर एक्सेट्रा। दिस कॉस्ट शुड बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ कस्टमर, टेरिटरीज एंड सेल आउटलेट्स एक्सेट्रा। देखिए सामान जो आप बेचने के लिए आपने एस्टिमेट कर लिया कि मुझे इतना सामान बेचना है, सपोज 1 लाख यूनिट्स ऑफ कार, तो 1 लाख ऑफ यूनिट्स ऑफ कार डायरेक्टली तो आप फैक्ट्री में बनाएंगे और सारे कस्टमर फैक्ट्री से तो आके तो नहीं ले लेंगे, आपको उसको शोरूम्स में बेचना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सामानों को बांटने के लिए भी एक बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सामान आपने बनाया है, जो कार आपने बनाया है, वो शोरूम तक जाने के लिए भी कुछ खर्च लगेंगे। लोगों को उस कार के बारे में जानकारी हो उसके लिए भी कुछ खर्च लगेंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, टीवी एड्स या ई कॉमर्स एड, जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं, वो सब करना पड़ता है ताकि लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो सके और फिर लोग उन चीज़ों को आगे खरीदे, तब जाके आपका सेल्स टारगेट अचीव हो पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में खर्च होते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर को डोर स्टेप तक डिलीवरी देना है तो वहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आएगा। साथ ही साथ टेरिटरीज पर भी डिपेंड करता है। टेरिटरीज आप अपने ब्रांचेस को कितना दूर तक फैलाते हैं और आप कितना दूर, किस सीमा तक अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते हैं। जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा खर्च होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड सेल्स आउटलेट्स, सेल्स आउटलेट मतलब जो सामान आप बेचते हैं उसके लिए जो आप शोरूम्स वगैरह या शॉप्स खोलते हैं उसको आउटलेट बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा आउटलेट आप खोलेंगे, आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, टेरिटरी बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपको बजट रखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आगे है कैश बजट।
कैश बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस बजट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ द फर्म्स एक्सपेक्टेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ओवर अ फ्यूचर पीरियड टाइम. एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो मतलब होता है, इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना. पैसा जो आता जाता है, एक बिजनेस जो रनिंग बिजनेस होता है उसमें पैसा टिकता नहीं है, एक जगह पे रुकता नहीं है, पैसा आते जाते रहता है. मतलब कंपनी का पैसा कहीं परचेस में गया तो कहीं सेल से आया, ऐसे ही कैश आते जाता रहता है, कैश हमेशा हाथ में टिकता नहीं है. तो उसके लिए भी एक बजट बना लेना पड़ता है कि साल के जो ऑपरेशंस है उसमें कितना पैसा लगने वाला है, उन पैसों को पहले से ही बिजनेस को मतलब अपने पास रखना पड़ता है ताकि बिजनेस के सारे ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली चल सके. ऐसा ना हो कि कैश की वजह से कहीं पे बिजनेस रुक जाए. उसके लिए भी एक बजट पहले से एस्टिमेट करके बना लेना पड़ता है. ये जरूरी नहीं है कैश बजट हमेशा एक साल के लिए बने. कैश पीरियड मिलनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि क्वार्टरली बनते हैं. तो टाइप्स ऑफ बजट यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब तो यहाँ पे बजटिंग टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम लोग जा सकते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस मतलब होता है पैसा लाना. जो पैसा बिजनेस में लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस. आइए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे आते हैं. अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपको क्या दिया गया है. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपको पढ़ना होगा मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहाँ से आते हैं. आइए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस मतलब सोर्सेज मतलब किन किन जरियों से हम लोग पैसा बिजनेस के लिए ला सकते हैं, उसी को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले क्या दिया गया है, मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट. Capital market consists of all organization, institute, and instrument that provides long-term fund. Business firm utilize this market to procure funds for their long-term investment. A wide variety of instruments are used to raise funds in the capital market. These instruments are ownership securities, equity shares, preference shares, and creditorship securities, debentures, and bond. देखिए कैपिटल मार्केट क्या होता है. कैपिटल मतलब पूंजी. पूंजी जहाँ जिस मार्केट से आप उठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट. मतलब वो मार्केट जहां से आपको पूंजी मिल सकता है आपके अपने बिजनेस के लिए. तो कैपिटल मार्केट में हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो इंस्टीट्यूट, हर वो इंस्ट्रूमेंट जहां से, हर वो एंटिटी, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो संगठन, हर वो ग्रुप जहां से आपको पैसा मिलता है बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब लंबे समय के लिए, वही होता है कैपिटल मार्केट. A wide variety of instruments are used to raise funds in capital market. बहुत सारे अलग अलग जरिए से बिजनेस के लिए आप पूंजी ला सकते हो. These instruments are ownership securities. और ये जो जरिए हैं ये क्या होते हैं. आप एक्चुअली कैपिटल मार्केट कहाँ से लाते हो, आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा जो होता है हिस्सों को बेचते हो, या तो कभी कभी हम लोग लोन ले लेते हैं. जैसे कि अगर आप हिस्से को बेचते हैं तो इन हिस्सों को क्या बोलते हैं, दो तरह के हिस्से होते हैं, मतलब दो तरह के शेयर्स होते हैं. शेयर्स मतलब हिस्सा होता है. इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. कंपनी कभी कभी क्या करता है, जब उसे पैसे का जरूरत होता है, दरकार होता है, तो वो क्या करता है, लोगों को अपने कंपनी में हिस्सेदारी देता है. किसके बदले, पैसे के बदले. पैसा किस लिए लेता है, पैसा कैपिटल पूंजी के लिए लेता है ताकि बिजनेस को रन किया जा सके. उसके बदले में वो कंपनी क्या करता है, अपना कुछ हिस्सा परसेंटेज वाइज लोगों को देता है, जिसको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है. और कभी कभी डिवेंचर्स और बॉन्ड भी देता है. डिवेंचर्स एक प्रकार का लोन होता है जिसके बदले में कंपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देता है. लोन यानी कि कर्जा लेता है और कर्जे के बदले में वो ब्याज देता है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो पहले से ही फिक्स्ड हो जाता है. उस समय को कंप्लीट होने के बाद ब्याज तो टाइम टू टाइमली पे करना ही पड़ता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद जो सूद रहता है यानी कि जो लोन था वो भी लौटा देना पड़ता है. अगर फेल करता है तो उसके लिए पेनल्टी पे करना पड़ता है. तो यही होता है मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट. अब
अगला जो टॉपिक है इसमें वह लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ रेजिंग कैपिटल। सोर्सेस कहाँ कहाँ से कैपिटल को रेज किया जा सकता है। तो इक्विटी शेयर के जरिए कंपनी जो रहता है वो कैपिटल पूंजी इकट्ठा कर सकता है। कैसे? इशू ऑफ शेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फर्म। इशू मतलब शेयर, मार्केट में नए नए शेयर्स लाना। एक कंपनी क्या करता है, मार्केट में अपना शेयर लाता है ताकि लोग उसे खरीदे, बदले में पैसा दे और कंपनी के हिस्सेदार बन जाए। The amount of capital to be raised from members of the public is divided into units of equal value. These units are known as share. कंपनी क्या करता है, अपना जो मालिकाना हक होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं जो कि इक्वल वैल्यूज के होते हैं और इन वैल्यूज को ही शेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेयर, यानी कि हिस्सा। उन शेयर्स को जो खरीदते हैं, सपोज अगर दो अलग अलग आदमी एक एक शेयर खरीदते हैं तो दोनों उस कंपनी में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। जो जितना ज्यादा शेयर खरीदेगा वो उतना ज्यादा बड़ा हिस्सेदार रहेगा। एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और उन शेयर्स का जो एग्रीगेट वैल्यू रहेगा, उनका जो कीमत रहेगा, उनको इकट्ठा करके जो वैल्यू होगा वही कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। मतलब उन शेयर से उतना ही पूंजी कंपनी को मिल रहा है। Those who subscribe to share capital are called shareholders। और जो लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं, जो उन हिस्सों को खरीदता है, उनको हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। The person who purchased the share of a firm is also known as shareholder, यानी कि हिस्सेदार अगर हिंदी में बोला जाए तो इक्विटी शेयर के जरिए लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किया जा सकता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? परमानेंट कैपिटल इसलिए क्योंकि अगर एक व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो उसका परमानेंट मालिक बन जाता है, उसे कोई कंपनी से निकाल नहीं सकता है। अब वो भी उस कंपनी में हिस्सेदार रहेगा जब वो अगर निकलना जब तक ना चाहे, किसी और को ना बेच दे। सपोज उसको कल को निकलना है तो वो अपना शेयर किसी और को बेच देगा और पैसा कंपनी में आ जाएगा और कंपनी वहीं से उसका पैसा पे कर देगा जिसने शेयर को खरीदा था। तो कंपनी जब एक बार शेयर को इशू कर देता है और जब शेयर बिक जाते हैं तो कंपनी के पास जो पैसा था वो परमानेंट कैपिटल रहता है, हमेशा कंपनी के पास, फर्म के पास रहेगा। नो ऑब्लिगेशन एज टू बी डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स डू नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स्ड डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जब आप शेयर्स एक्चुअली खरीदते क्यों हो, आप हिस्सेदार बनते क्यों हो कंपनी में? आप कंपनी में हिस्सेदार इस कारण से बनते हो कि कल को कंपनी जब मुनाफा कमाएगा तो उसमें आपको मुनाफे में भी हिस्सा मिले। आप हिस्सेदार बनते इसीलिए हो कि आपको मुनाफे में से हिस्सा मिले, मतलब प्रॉफिट में से कुछ आपको भी रिटर्न में मिले। वो जो हिस्सा मिलता है आपको रिटर्न में, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो जब आप हिस्सेदार बनोगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए हिस्सेदार रहोगे। मुनाफा हुआ तो भी आपको मिलेगा, घाटा हुआ तो वो भी आपको सहना पड़ेगा। तो लोग रिस्क पे ही इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं कि कंपनी आगे ग्रो हुआ आगे जाके तो मुझे डिविडेंड मिलेगा या फिर मेरे शेयर का दाम बढ़ेगा तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा, मेरा पैसा बढ़ेगा जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर कल को लॉस हुआ तो शेयर का दाम कम भी हो सकता है, लॉस भी खा सकते हैं लोग, ये रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड जो रहता है, डिविडेंड यानी कि जो आपको रिटर्न में हिस्सा मिलने वाला है प्रॉफिट में से, मुनाफा में से, वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा मिलेगा आपको, लॉस हुआ तो आपका पैसा कम भी हो जाएगा, आपका नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता। नो चार्ज ऑन एसेट फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉर्गेज और प्लीज इट्स एसेट्स। मॉर्गेज मतलब कंपनी जब अपना शेयर्स बेचता है तो उसके लिए उसको कोई सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता है। कल को कंपनी डूबेगा तो शेयर होल्डर्स के पैसे भी कंपनी के साथ ही डूब जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी अपना एसेट्स बेच के शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाएंगे, नहीं, कंपनी डूब गया तो आपका पैसा डूब गया, क्योंकि ये रिस्की होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। सोर्स ऑफ प्रेस्टीज, अ कंपनी विद सब्सटेंशियल इक्विटी कैपिटल हैज अ हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिटर्स readily lend money to it because they regard equity capital as a safety shield। और जिस कंपनी के पास ज़्यादा मतलब इक्विटी कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर्स बेच के जो कैपिटल रेज करते हैं, इक्विटी कैपिटल उसको बोलते हैं, जिनके पास ज़्यादा होता है उनका प्रेस्टीज यानी कि थोड़ा सा ऑनर, सम्मान जो रहता है वो मार्केट में ज़्यादा होता है। कोई भी क्रेडिटर आसानी से क्रेडिट पे सामान, पैसा, लोन वगैरह मुहैया कर देता है, मतलब पहुंचा देता है, क्योंकि उसका सम्मान थोड़ा ज़्यादा होता है, मार्केट में नाम होता है तो उसे अपने नाम पे मिल जाता है। स्मॉल डिनोमिनेशन, द नॉमिनल
or face value of an equity share is generally quite low, such as rupees 10. Therefore, equity shares have a wide appeal. और स्मॉल डिनोमिनेशन मतलब जो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होता है, मतलब एक शेयर का कीमत हमेशा मेनली कम ही रखते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्से रखते हैं ताकि एक साधारण से साधारण आम से आम इंसान भी उसे खरीद सके। हाई वैल्यू नहीं रखते हैं, जब भी शेयर्स को इशू किया जाता है हमेशा लो वैल्यूज पे ही इशू होता है ताकि अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद सके और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज किया जा सके। अगर बहुत हाई प्राइस में शेयर्स को रखा जाए तो वो सब लोगों के पहुंच में नहीं होगा, तो मिडिल क्लास आदमी लोग जैसे होते हैं, अगर 1000 रुपये का शेयर्स को इशू किया जाएगा तो लोग नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सच एज रुपीज 10, ज़्यादातर 10 रुपये, 20 रुपये, 25, 50 रुपये ऐसे शेयर्स को इशू करते हैं कंपनी। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर। एक था आपका इक्विटी, दूसरा है आपका प्रेफरेंस, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का नाम से समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस मतलब यहाँ पे जो अहमियत होता है थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। किस कारण से दिया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल और प्रायोरिटी राइट्स। Firstly, dividend at a fixed rate is payable on this share before any dividend is paid on equity share. Dividend मतलब प्रेफरेंस शेयर जो परचेज करते हैं, यहाँ पे नियम यह है कि पहले जो मुनाफा होगा, जो डिविडेंड दिया जाएगा, मतलब उस मुनाफे में से जो हिस्सा मिलेगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा। वो भी फिक्स्ड रेट पे, उनका फिक्स रहता है कि उनको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी शेयर्स वाले के लिए चाहे बचे चाहे ना बचे, उसके बाद ही इक्विटी शेयर वालों को मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा। ये इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर है। सेकेंडली, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी कैपिटल इज रिपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रायर टू द रिटर्न ऑफ द इक्विटी कैपिटल। कल ऐसा ना हो कि कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अगर सपोज बंद होता भी है तो पहले जो कंपनी क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा पहले लौटाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। अगर सपोज ऐसा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहुंचाते पहुंचाते उनका पैसा लौटाते लौटाते सारा पैसा खत्म हो जा रहा है और कंपनी बंद और पैसा नहीं बचा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वहां पे लॉस सहना पड़ता है, उनका पैसा रिटर्न मिलता भी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले देना पड़ेगा। However, holders of preference shares may claim voting right if the dividend are not paid for 2 years or more on cumulative preference share and 3 years or more on non-cumulative preference share। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स भी होता है अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम तक उनको डिविडेंड ना मिले उनके शेयर्स पे, तो उनको वोटिंग राइट भी उनके पास होता है। प्रेफरेंस शेयर हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर्स। इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इसका एडवांटेज थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। कॉशियस मतलब जो थोड़े से क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इजीली सोल्ड टू इन्वेस्टर्स हु प्रेफर रीजनेबल सेफ्टी टू देयर कैपिटल एंड वांट अ रेगुलर एंड फिक्स्ड रिटर्न ऑन इट। जो थोड़े से डरपोक इन्वेस्टर्स होते हैं, डरपोक मतलब जो रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, बिना रिस्क के पैसा लगा के सिर्फ मुनाफा चाहते हैं, जिनको रिस्क उठाना, लॉस खाने से डर लगे, उन जैसे शेयर होल्डर्स के लिए ये अपील करता है, मतलब उन लोग के लिए लाभदायक रहता है। उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सरल और आसान होता है। नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड। और यहाँ पे अ कंपनी इज नॉट बाउंड टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट्स प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर ईयर आर इनसफिशिएंट। इट कैन पोस्टपोन द डिविडेंड इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऑल्सो नो फिक्स्ड बर्डन इज क्रिएटेड ऑन इट्स फाइनेंस। और कंपनी अगर इनसफिशिएंट, अगर ज़्यादा प्रॉफिट मतलब डिविडेंड लौटाने के लिए, डिविडेंड का जो रेट है उतना डिविडेंड जो रिटर्न करने के लिए कंपनी के पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो पोस्टपोन कर सकता है अगले साल के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी को इस साल का जो भी डिविडेंड बन रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसी साल देना पड़ेगा। सपोज अगर इस साल नहीं हुआ तो वो अगले साल के लिए पोस्टपोन कर सकता है। नो इंटरफेरेंस। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। देखिए अमूमन क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम तक डिविडेंड पे करने में कंपनी असमर्थ रहता है, फेल हो जाता है, तो उन लोगों के पास वोटिंग राइट आता है। वरना जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, तो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं बिजनेस ऑपरेशंस में। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हमेशा वोटिंग राइट होता है।
नो चार्ज ऑन एसेट्स, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी मॉर्गेज और चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन कीप इट्स फिक्स एसेट्स फ्री फ्रॉम रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर। और कंपनी का जो एसेट्स होता है उसको गिरवी रख के प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बेचे जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर से जो पैसा उठाया जाता है उसके लिए एसेट्स जो वस्तु होते हैं कंपनी के बिजनेस फर्म के, उसको वो गिरवी नहीं रखता, मॉर्गेज पे नहीं रखता है। ये फायदा है कंपनी का। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कंपनी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा उठाता है, और साथ ही यहाँ पे क्या दिया गया है, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कैश, ओवरड्राफ्ट और डिवेंचर। आइए डिवेंचर, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो है डिवेंचर। डिवेंचर एक प्रकार का क्या होता है, लोन होता है। क्या होता है, लोन। कैसा लोन होता है वो भी समझाते हैं आपको। Debentures. Debentures constitute the borrowed fund of a company. They are known as creditorship securities because debenture holders are the creditors of the company. Debenture capital may therefore be called debt capital. A debenture is a document or certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debt. It is also an undertaking to repay the specified sum with interest to its holder. Holders ऑफ डिवेंचर्स आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स। देखिए डिवेंचर क्या होता है, एक प्रकार का ये सिक्योरिटी होता है जो एक क्रेडिटर से मतलब कोई भी एंटिटी जो होता है वो कंपनी को पैसा लेंड करता है, मतलब पैसा देता है, उसके बदले में कंपनी उसको एश्योर करता है कि उसका पैसा रिटर्न करेगा। उसके बदले में वो एक सर्टिफिकेट देता है, डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्यूमेंट से सर्टिफाइड रहेगा कि ये इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने या इस इंस्टीट्यूशन ने हमारे कंपनी को पैसा दिया है बिजनेस के लिए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा, और उस सम को कब रिटर्न किया जाएगा उसका टाइम पीरियड भी मेंशन रहता है। तो डिवेंचर एक प्रकार का लोन होता है जिसके बदले में डिवेंचर होल्डर वो होता है जो डिवेंचर्स खरीदता है, यानी कि लोन दे रहा है, उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। और उसमें डिवेंचर होल्डर क्या करता है, वो डिवेंचर जब परचेज करता है, यानी कि जब सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है, वो फर्म को पैसा दे रहा है, उसके बदले में वो क्या लेगा, वो उसके बदले में इंटरेस्ट लेगा, यानी कि ब्याज लेगा, और वो हर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे वो अपना इंटरेस्ट का जो पेमेंट रहेगा, इंस्टॉलमेंट, वो लेते रहेगा। अगर कंपनी फेल करता है तो बाद में पेनल्टी भी देना पड़ता है, और साथ ही साथ जब टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड कंपनी को पूरा पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। यहाँ पे कोई लॉस का सवाल डिवेंचर होल्डर के लिए नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं होता है कि कल वो कंपनी अगर डूब रहा है या कंपनी लॉस खा गया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कंपनी का लॉस भी करता है तो डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से। अगर अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया तो हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स। आइए अगला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स में, इसमें सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट, फिर आता है सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद होता है ट्रेनिंग, तो इसमें हम लोग ये सब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए रिक्रूटमेंट होता क्या है एक्चुअली, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग।
मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे पहले इसका हम लोग क्या जान के रखेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीनिंग। रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ एंड कॉन्टैक्टिंग द सोर्स टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स from which the choice can be made. According to Edwin Philpo, recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. देखिए रिक्रूटमेंट मतलब होता है एक बिजनेस को, एक फर्म को क्या करना होता है, उसको एम्प्लॉयज का, कर्मचारियों का ज़रूरत होता है ताकि जो बिजनेस का काम चल सके। कोई कंपनी अपने आप ऑटोमेटिकली तो रन नहीं करेगा, वहाँ पे लोगों का ज़रूरत होगा, वर्कर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत होगा जो काम को करेंगे। विदाउट ह्यूमन कोई कंपनी अपना टास्क को कैसे अचीव करेगा, अपना टास्क कैसे कर पाएगा, अपने गोल्स को अचीव किस तरह से करेगा। तो जो इंसान का भर्ती होता है, जो वहाँ पे कर्मचारियों का भर्ती होगा, उसको ही हम लोग, उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। जो भर्ती करने के लिए हम लोग प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ, मतलब कितने स्टाफ हम लोग को चाहिए और कहाँ कहाँ से हम लोग लाएंगे। कॉन्टैक्टिंग द सोर्स टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स के लिए हम लोग हर एक सोर्सेज को क्या करते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, अपने सारे सोर्सेज को मिलाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ से हम लोग कैंडिडेट्स को अपने फर्म के लिए ला सकते हैं। ये होता है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल मतलब ही आप लोग को समझ आ रहा होगा, भीतर से, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से। एक कंपनी क्या करता है, कभी कभी अपने मतलब अपने कंपनी के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट करता है। कैसे करता है वो आप लोग को मैं समझाता हूँ। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, एक कंपनी में सपोज जो असिस्टेंट मैनेजर है और एक जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर मान लीजिए काम को छोड़ देता है, सपोज रिटायर हो जाता है, ये डेड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जनरल मैनेजर का पोस्ट खाली हो गया। अब जनरल मैनेजर के लिए कंपनी को एक व्यक्ति चाहिए जो उस पोस्ट को संभाल सके। तो क्या करेगा, जो असिस्टेंट मैनेजर था, जो उससे छोटे पोस्ट पे था, उसको प्रमोट कर देगा और उसको जनरल मैनेजर बना देगा। तो प्रमोशन के जरिए कंपनी क्या कर सकता है, इंटरनली कंपनी में कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सकता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है अपने कंपनी के अंदर से। वो किसी भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ को जो वर्षों से काम कर रहा है और जिसके पास एक्सपीरियंस और स्किल भी है उस काम को निभाने का, उसको नौकरी पे रख लेता है, मतलब छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट पे ला देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन के जरिए कंपनी इंटरनली रिक्रूट करता है। ट्रांसफर, कभी कभी ट्रांसफर के जरिए भी रिक्रूट करता है। मान लीजिए एक ब्रांच में 4 मैनेजर्स है और एक दूसरा ब्रांच है उसी फर्म का जहाँ पे एक ही मैनेजर है और वहाँ पे मैनेजिंग करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और जो पहला ब्रांच है जिसमें 4 मैनेजर थे वहाँ पे आसानी से सब मैनेज हो रहा है, वहाँ पे 3 पे भी मैनेज हो सकता है। तो कंपनी क्या करेगा, यहाँ से एक मैनेजर को वहाँ ट्रांसफर, वहाँ भेज देगा, दूसरे ब्रांच में भेज देगा, ताकि वहाँ पे भी थोड़ा मैनेजिंग में आसानी और सरलता हो सके। तो ट्रांसफर इसीलिए किया जाता है। कभी कभी एम्प्लॉयज़ का जब जरूरत होता है, कंपनी अपने सेवरल अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग ऑफिस से एम्प्लॉयज़ को इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है अपने ज़रूरत अनुसार। तो ये तरीका है जिसके जरिए कंपनी क्या करता है, इंटरनली रिक्रूट करता है। और दूसरा जो सोर्स है वो है एक्सटर्नल, मतलब बाहर से। कंपनी बाहर से कैसे लोगों को लाता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो प्रचार होता है, प्रचार के जरिए भी कंपनी लोगों को हायर करता है। कैसे करता है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर, अगर आप लोग कोई घर में पढ़ता होगा तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में वो लोग क्या करते हैं, इश्तिहार यानी कि एड, वहाँ पे आर्टिकल छाप देते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि इस कंपनी को, इस फर्म को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, कर्मचारियों का ज़रूरत है। और सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, कभी कभी टीवी एड्स और तरह तरह के मैगजीन वगैरह, और बहुत सारे गूगल पे वेबसाइट्स होते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे कंपनीज क्या करते हैं, लोगों को ऑनलाइन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए लोगों को मौका मिलता है, वहाँ से वो लोग एडवर्टाइजमेंट्स को देख के और वहाँ से वो लोग जॉब को पा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस एक ऑफिस होता है जहाँ पे बेरोजगार लोग अपने स्किल, अपना जो डिग्रीज होता है और क्वालिफिकेशन, उन चीज़ों को लोग वहाँ पे जाके जमा कर देते हैं। जो अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, या सपोज जिनको नौकरी का तलाश है, या जो नौकरी कर भी रहे होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं ताकि उन लोग को बेटर ऑप्शन, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और कंपनी जिनको नौकरी प्रोवाइड करना रहता है वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को, और जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस है, जो के काम के लिए पूरी तरह से मुतमईन है, जिनके ऊपर उनके निर्भर मतलब
भरोसा हो सके कि ये कर सकता है, वैसे तरह के कैंडिडेट्स को अपने क्राइटेरिया के अनुसार वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कैंडिडेट्स को। साथ ही साथ और क्या तरीका है, कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू क्या होता है, देखिए जो आजकल के स्टूडेंट्स होते हैं यानी एस्पिरेंट्स होते हैं, या फिर जो लोग बहुत सारे जो हायर कोर्सेज करते हैं, मेडिकल फील्ड से हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे सीए वगैरह, सीएमए, किसी भी फील्ड से हो, जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी तक अपना कोर्स को डिग्री को कंप्लीट, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, उनके हाथ में डिग्री नहीं आया हुआ है, कंपनी क्या करते हैं, उनके कॉलेजेस में, उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कैंपस में चले जाते हैं और वहाँ से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि कल को जब ये लोग अपना जैसे ही डिग्री हासिल कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद तुरंत ही उन लोग को जॉब मिल जाएगा। उन लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है कि डिग्री से पहले उन लोगों का जॉब कंफर्म हो जाता है। उसके लिए कैंपस इंटरव्यू होता है और ओरल और रिटन टेस्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है, अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं जो कि कंपनीज करते हैं। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को पहले से ही चुन लेते हैं कि ये बंदा जो है ये आगे जाके उनकी कंपनी के लिए लाभदायक साबित होगा, और इन जैसों के जिनका ज़रूरत होता है वो उन्हें पहले ही मिल जाता है, ताकि वो कोई और कंपनी ज्वाइन ना करे और उनके पास अच्छे से अच्छे जो रहते हैं वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ मिल जाएं। तो ये सारे होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन बहुत आसान होता है। सिलेक्शन होता क्या है एक्चुअली, जब आप जाओगे नौकरी प्रोवाइड करना चालू करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप एक वैकेंसी ओपन करोगे तो वहाँ पे क्या जरूरी है एक ही आदमी आएगा, वहाँ पे नहीं, एक आदमी नहीं आएगा, एक से ज़्यादा लोग आएंगे उस नौकरी को हासिल करने के लिए। कहीं भी अगर कोई भी जॉब इंटरव्यूज होते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई आर्टिकल निकालता है कंपनी कि वहाँ पे वैकेंसी है, सपोज जितनी वैकेंसी होते हैं हमेशा क्या होता है उस वैकेंसी से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ जाते हैं उस नौकरी को हासिल करने के लिए। तो क्या कंपनी 10 लोगों का सीट 100 लोगों में दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। वो क्या करेगा, उसके लिए मेथड निकालता है सिलेक्शन। उसमें से जो बेस्ट और बेस्ट होता है, मतलब सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होगा, जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति होगा, उसी को कंपनी नौकरी देगा, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं सिलेक्शन। मतलब जितने सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, बेस्ट को चुन लेना और बाकी को हटा देना, रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। आगे आगे क्या है, ट्रेनिंग बहुत अनिवार्य है। कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ये हम लोगों को सबको पता है, ना आप ना हम लोग के सीनियर्स, जो लोग कितने भी उम्रदार हो जाए, परफेक्ट कोई नहीं होता है। हर इंसान को हमेशा डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की करने का जरूरत होता है। तो उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग। हर चीज में हम लोग को मेहनत, प्रैक्टिस, ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतरीन बन सके। तो कंपनी क्या चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज है, जो कर्मचारी हैं, वो जो है वो अपने स्किल्स को और अच्छे तरीके से सीखे, उसमें और ज़्यादा माहिर हो जाए, और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए, जिससे कंपनी का और ज़्यादा फायदा हो और वो लोग और इफेक्टिवली काम कर सके। तो ट्रेनिंग का बहुत सारा मेथड्स होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिस तरह से ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप लोग को डेप्थ में पढ़ना है तो आप लोग बुक से थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से आपको रफली समझा दे रहा हूँ ऊपर से, ताकि आप लोग एग्जाम में आंसर्स को अपने से बना के लिख सको। अभी देखो ये बच्चों, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़े। ये मैराथन क्लास है, इसमें आप लोगों को इतना पढ़ाया जा रहा है ताकि अगर आप लोगों ने साल भर कुछ भी ना पढ़ा हो तो आप लोग इन क्लासेस के जरिए क्या हो सके, आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सको, कि ताकि एग्जाम देने के बाद आपको ये ना लगे कि मैं शायद पास ना हो पाऊँ या फेल हो जाऊँ। आप लोग के मन से वो डर भय निकल जाए। आप लोग यहाँ से समझ के अपने वर्ड्स में सरल सरल शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से मीनिंगफुल आंसर लिखो, और ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, आप लोग का 100 आउट ऑफ 60-70 ऐसा नंबर आ जाए और आप लोग खुश रहो। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है हम लोग करने जा रहे हैं वो है लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स में क्या दिया गया है, लॉजिस्टिक्स में सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन। अब
ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या चीज़ दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन में दिया गया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दिया गया है, रेल, रोड, एयर, वाटर, फिर अगला जो टॉपिक है वो दिया गया है वेयर हाउसिंग। फिर उसके बाद टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दिया गया लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, आइए लॉजिस्टिक्स करने जा रहे हैं हम लोग। इस टॉपिक में ये कुछ एसेंशियल पार्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लॉजिस्टिक्स में क्या दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब यहाँ पे चीज़ मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी गुड्स हो सकता है, या फिर कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सपोज मैं यहाँ पे हावड़ा में रहता हूँ जो कि कोलकाता के नियर में है। अगर मुझे हावड़ा से कोलकाता जाना है तो हावड़ा से कोलकाता जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से मेट्रो या ट्रेन मेट्रो या बस वगैरह या कैब करके मैं जा सकता हूँ। तो मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चुनना पड़ेगा ताकि मैं उस जगह तक जा सकूँ। अगर मुझे दूर से दूर कहीं भी जाना है तो मैं कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, रेल, रोड, एयर एंड वाटर। रेल मतलब जो रेलवेज होते हैं, रोड यानी कि रोडवेज, एंड एयर एंड वाटर, एयरवेज एंड वाटरवेज। देखिए आदमी चार तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हम लोग रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रोड से अब हम लोग कोई भी व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस, कार, ट्रक और टू व्हीलर्स वगैरह। और साथ ही एयर एंड वाटर, एयर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयरवेज यानी कि हवाई जहाज जो प्लेन होते हैं उसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। और वाटर, वाटर यानी कि जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि पानी वाले जो जहाज होते हैं, यानी कि शिप्स के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन चार प्रकार से, चार तरीकों से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब इन चारों जो पॉइंट्स है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग उसको लर्न कर लेना, वो लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखना एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से किसी का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर आएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में इन चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन चारों में से किसी का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आने का चांसेस जो है वो 99% होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से किसी का एक का तो ज़रूर आएगा ही आएगा। आगे वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है, चीज़ों को स्टोर करके रखना। जैसे कि एक कंपनी क्या करता है, सामान को, प्रोडक्ट को बना दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, जहाँ पे पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। अब सामान पहुँचते ही क्या वहाँ कस्टमर के पास पहुँच जाता है? नहीं, कस्टमर के हाथों में तुरंत नहीं चला जाएगा, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट। तो उन चीज़ों को क्या करेंगे, जब तक वो बिके ना तब तक उसको कहीं संभाल के रखना पड़ेगा ताकि वो सामान खराब ना हो। उसको खराब होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है। वो जो हम लोग स्टोर करते हैं उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस एक जगह होता है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। चीज़ों को प्रिवेंट करना ताकि वो डैमेज या खराब ना हो सके, और फ्यूचर यूज में जब आए, जब तक सेल ना हो तब तक वो वहाँ पे रखे हुए रहें, उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस मतलब होता है एक तरह से रिस्क से आपको छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है, ताकि बिजनेस
कभी आपके बिजनेस में प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को, लोगों को, इंसान को अगर किसी को भी किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके बदले में एक कंपनसेशन, एक कुछ अमाउंट मिल सके, ताकि आपका वो जो भी आप लोगों के साथ नुकसान हुआ है इस नुकसान का भरपाई हो सके। इंश्योरेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल में भी और प्रकार होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों में 99% बच्चों को मेनली पता ही होगा। लाइफ इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कंपनी है वो है LIC, और जो गवर्नमेंट कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो आपको क्या देता है, अगर इंसान को लाइफ से अगर कोई जोखिम होता है, जीवन से कोई जोखिम होता है, अगर डेड वगैरह हो जाता है इंसान, अगर नहीं रहता, एक्सपायर कर जाता है, तो उसके बदले में क्या मिलता है, उसके फैमिलीज को या नॉमिनी को पैसा मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस में बहुत तरह के इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और थेफ्ट, या फिर मरीन इंश्योरेंस। मरीन मतलब जो वाटरवेज होते हैं, अगर शिप से सामान जहाज से जा रहा है, तूफान आ जाए या किसी भी प्रकार से वहाँ पे कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट या वगैरह कोई भी डैमेज होता है, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, पे करता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मेनली इंसान अपने लिए करवाते हैं, चाहे आप प्राइवेटली करवाओ या किसी फर्म में काम करते हो तो फर्म आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता है कि बिजनेस जॉब करते वक्त या आपको कोई दुर्घटना होता है, कहीं कोई आपको चोट लगता है, तो उसके लिए क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगा ताकि आप अपना इलाज करवा सको। तो इंश्योरेंस आपको एक तरह से एश्योरेंस करता है कि आपका लॉस को वो लोग रिकवर करा देंगे, बदले में आपको टाइम टू टाइम उसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बस थोड़ा सा पार्ट और बचा है, बैंकिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि लगभग आधा घंटा का और टॉपिक है। हम लोग ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और हम लोग का कॉमर्स का जो पूरा फास्ट सिलेबस है वो शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ, आज है 16 फरवरी और कल से आप लोगों का, जितने भी ICSE स्टूडेंट्स हैं, कल से आप लोगों का बोर्ड्स एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, और आप लोग नर्वस या डरना नहीं बिल्कुल भी। मैंने भी बोर्ड्स एग्जाम दिया है, और मेरे से बहुत सारे जूनियर्स जिन लोगों ने बोर्ड्स एग्जाम दे चुका है या जो दे रहे हैं, वो लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं। तो मैं एक ही बात आप लोगों को कह रहा हूँ बच्चों, ये जो बोर्ड्स एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, ये एक छोटा सा उसका हिस्सा है। अगर जिंदगी में एक हिस्सा खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। जिंदगी बहुत लंबी है, कुछ 2, 4, 5, 10 नंबर अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उससे कोई लाइफ में इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं आने वाला है। मैंने भी बोर्ड्स एग्जाम दिया, मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए, मैंने जितना मेहनत किया उस मुताबिक मेरे नंबर आए। ऐसा था कि बहुत सारे लोग उस नंबर से खुश थे, रिलेटिव्स में बहुत लोग नहीं थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो मैं सोचूं। अगर दूसरे लोगों का सोच मैं सोचने लगा तो क्या फ़ायदा। मुझे ये सोचना है कि मुझे जो चाहिए था, मैंने जो मेहनत किया, उस चीज़ों को मैंने अचीव किया या नहीं। तो आप लोग इतना मेहनत करना कि जब आप लोगों का रिजल्ट आए, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। आप लोग खुश रहो कि आप लोगों ने जो भी मेहनत किया आपको उसके अनुसार रिजल्ट मिला है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं आपको सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, जहाँ भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आएगा कोई आपकी मदद करने कभी नहीं आएंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, डोंट बी नर्वस, एंड बाय।